हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका फिफ्थ, एक्ट आपका बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है 2023 है और इसका कोड है 5007। पहले इसका नाम था एविडेंस लॉ या लॉ ऑफ एविडेंस, इसका नाम था 1872 का ये था और इसका कोड था 5003। एविडेंस लॉ को चेंज करके 2023 में इसमें संशोधन हुआ और 2025 से हमारे सिलेबस में लागू कर दिया। पहली बार 2025 में इसके पेपर हो रहे हैं, लागू 24 में ही कर दिया गया जब फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन फर्स्ट बार 2025 में इसके पेपर हैं और इसका नाम बदलकर एविडेंस लॉ का बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया है और इसके जैसे एक्ट में संशोधन हुआ तो इनका कोड भी चेंज हो गया, 5023 को 5007 कर दिया गया। इसमें आज मैं आपको कराने वाला हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? आपके लॉन्ग हैं जो 20 नंबर के होते हैं, शॉर्ट हैं जो 10 नंबर के होते हैं, वेरी शॉर्ट जो आपके 4 या 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस, जितने सभी क्वेश्चंस आपको प्ले लिस्ट में ही मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं कराऊंगा वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अब ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पेज पे भी लिख दिया है और अब देख लेना। सेमेस्टर है और ईयर है, कोड लिख दिए हैं और नाम भी लिख दिए हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण दीर्घ, लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रहसन। एक छोटी सी नोटिफिकेशन और है, वो और मैं आपको दे देता हूं। जो ये एविडेंस लॉ है इसमें बैक और जो एक्स वाले स्टूडेंट है जो इसका पेपर देने वाले हैं उनको कोई भी बदलाव नहीं करना है अपनी स्टडी में। उनको ओल्ड सेक्शन ही याद करने हैं, ओल्ड पैटर्न पे ही आपको तैयारी करनी है। और जो मैं आपको करा रहा हूं यहीं से आपका 85 से 95% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको अदर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो पहली बार लॉ ऑफ एविडेंस यानी इसका नाम बदलकर बीएसए जो कर दिया है, इसका जो पेपर दे रहे हैं पहली बार, उसका जो सिलेबस है 70% हमारी वीडियो से ही कवर हो जाएगा और पीडीएफ नोट से ही। उसमें सिर्फ हमने सेक्शन को चेंज किया है, वीडियो में भी और पीडीएफ में भी, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हो। और रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमने एक व्हाट्सएप पर भी एक चैनल बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे फॉलो कर लेना। जिस प्रकार से आपके लिए ये यूट्यूब चैनल आपको वीडियो प्रोवाइड कराता है, वहां आपको नोटिफिकेशन, न्यूज एंड अपडेट आपको प्रोवाइड होंगी लॉ से रिलेटेड। आप लॉ से कहीं से भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट से, किसी भी कॉलेज से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर आपको सिर्फ लॉ से ही रिलेटेड और आपके जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी जो लॉ से ही रिलेटेड है। ठीक है, आप एलएलबी कर चुके हो या कर रहे हो, बीए एलएलबी हो, एलएलबी हो या एलएलएम हो, कोई भी बच्चे हो, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मैंने अब से पहले आपका सीपीसी, सीआरपीसी जिसका नाम बदलकर बीएनएसएस कर दिया है, इनके भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। अब ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है स्वीकृति से आप क्या समझते हैं? स्वीकृति किन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है? स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर बताइए। इसमें दो क्वेश्चन है, स्वीकृति से आप क्या समझते हैं और स्वीकृति किन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, और दूसरा यहां से बनता है स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर कीजिए। आगे चलते हैं। या स्वीकृतियां स्वयं स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके लिए प्रमाणित नहीं की जा सकती, इस सिद्धांत के क्या अपवाद हैं?
क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्वीकृति की सुसंगति के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिपादित सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरे नंबर का प्रश्न है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मृत्युकालीन घोषणा क्या है? यह किस प्रकार सिद्ध की जाती है? मृत्युकालीन घोषणा की गृहता से संबंधित साक्ष्य विधि को समझाइए। ये नहीं है, ठीक है। क्या दोष सिद्ध के लिए मृत्युकालीन घोषणा को एकमात्र आधार बनाया जा सकता है? या यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, मृत्युकालीन कथन किसे कहते हैं? साक्ष्य के रूप में मृत्युकालीन घोषणा की पूर्व रूप से विवेचना कीजिए। क्या उसके आधार पर ही अभियुक्त को दोष सिद्ध माना जा सकता है? वादों का हवाला दीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, दृष्टांत सहित स्पष्ट कीजिए। ये थे। आगे और बीच बीच में बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप आगे स्टार्टिंग की वीडियो आप काटते हो, तो मैं बीच में बता देता हूं। मैंने सीपीसी और सीआरपीसी के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की वीडियो डाल दी है, आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। आपकी प्लेलिस्ट में ही जिसकी प्लेलिस्ट है उसी में डाल दिए हैं, और एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आप स्टार्टिंग की वीडियो काट देते हो, फिर बीच में आप बताना पड़ रहा है इसलिए, और फिर कमेंट करते हो कि सर और भी डालो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य की परिभाषा और अंतर कीजिए। किन परिस्थितियों में गौण साक्ष्य कहते हैं द्वितीय साक्ष्य को, प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर ग्रहण होता है। जब आप वीडियो देखोगे आपको एक एक शब्द की मीनिंग वहां पर मिलेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी आपको। आगे है, दस्तावेजों से आप क्या समझते हैं? किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? सबूत के भार के विषय में सामान्य नियम क्या है? सबूत का भार किस पर होता है? इसके क्या अपवाद हैं? आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन, विबंधन के सिद्धांत का वर्णन दो, दृष्टांतों को देते हुए कीजिए। संक्षेप में विबंधन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सूचक किसे कहते हैं? यह कब पूछा जा सकता है और कब नहीं पूछा जा सकता? आगे है हमारा क्वेश्चन 9, विशेषक कौन होते हैं? किन अवस्थाओं में उनकी राय सुसंगत होती है? या यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, विशेषक के साक्ष्य का मूल्य क्या है? देखो, की जगह आप यहाँ पे के कर लेना, बस इतना सा अंतर कर लेना। विशेषक के साक्ष्य का मूल्य क्या है? एक विशेषक और साधारण साक्षी में क्या अंतर है? देखो, दूसरा प्रश्न यहीं पे है, इसमें देख लेना। एक तो विशेषक और साधारण साक्षी में अंतर पूछा है, और विशेषक के साक्ष्य का क्या मूल्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक के कोड मैंने यहां पे लिख दिए हैं और स्टार्टिंग में भी बता दिया था। सीपीसी सीआरपीसी जिसका नाम बीएनएसएस है, सीपीसी सीआरपीसी जिसका नाम बदलकर बीएनएसएस कर दिया है, इसके भी मैं इन दोनों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप इनकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या मैं इनकी पर्सनल प्लेलिस्ट बना दूंगा। बीच में बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि आप अच्छे से कवर कर सको, कहीं से किसी की कोई दिक्कत ना हो। 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लगती हैं, लेकिन आपकी चीजें जो क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सह अपराधी कौन होता है? उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि की क्या स्थिति है? या इस प्रकार से यह क्वेश्चन आ सकता है, सह अपराधी किसे कहते हैं? क्या सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य अथवा सह अभियोगी की संशयकृति पर दोषारोपण हो सकता है? यदि हां तो किन परिस्थितियों में? आगे है 11 क्वेश्चन, कौन साक्ष्य देने के लिए सक्षम है? कौन व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, कौन सक्षम है? यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है,
कौन व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे? क्या एक बालक, एक व्यक्ति या एक पागल सक्षम साक्षी हो सकता है? यह सभी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हो और बहुत ही सिंपल वे में मैंने इनको समझाया है। अब आपके चलते हैं यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां पे लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर है 12, लघु उत्तरीय का प्रथम, सुसंगति और गृहता में अंतर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विबंधन और स्वीकृति में अंतर कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विबंधन और पूर्व न्याय में अंतर कीजिए। 15 है, साक्ष्य और सबूत में क्या अंतर है। 16 है, प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य में क्या अंतर है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विवादक तथ्य से आप क्या समझते हैं। विवादक तथ्य को तनकीह तलब भी कहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, साबित यानी प्रमाणित पर एक टिप्पणी कीजिए। एग्जाम में आपका सिर्फ वहां से लिखा आ सकता है साबित, उससे आप समझ जाना ये क्या बूझ रहा है। विवादक तथ्य आपका लिखा आ सकता है, आप समझ जाना। वहां पर साक्ष्य खाली लिखा आ जाएगा तो आप समझ जाना खाली सबूत लिखा आ सकता है इसी प्रकार से, तो आप समझ जाना। विबंधन लिखा आ सकता है खाली, तो आप समझ जाना कौन सा पार्ट करना है। एक एक पार्ट आपके अलग से आ सकते हैं, ठीक है। जो आप डिफरेंट में इनको पढ़ोगे, इनके अंतर पढ़ोगे, तो एक तरफ के वहां पे 2 या 3 पॉइंट 4 या 5 नंबर में लिख देना। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चंस आप यहां पर देख रहे हो, ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके ऑलरेडी करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं आपके करा चुका हूं बहुत इजी वे में, ठीक है, आप देख सकते हो जाके। 19 नंबर का क्वेश्चन है, लघु है, ना साबित अप्रमाणित के बारे में आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 20, साबित नहीं हुआ से आप क्या समझते हैं। आगे है, अब है आपके अति लघु वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुसंगत तथ्य से आप क्या समझते हैं। दूसरा है आपका, विवादक तथ्य से क्या तात्पर्य है और उसके अंतर्गत क्या आता है। यह क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है, विवादक तथ्य से आप, विवादक तथ्य किसे कहते हैं, इस प्रकार से भी आ सकता है, या खाली ऐसे लिखा आ जाएगा विवादक तथ्य। सही है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस्तावेज से आप क्या समझते हैं, साक्ष्य से क्या तात्पर्य है और इसके अंतर्गत क्या आते हैं। एग्जाम में आ सकता है साक्ष्य किसे कहते हैं, ठीक है। साक्ष्य और सबूत में बहुत अंतर होता है, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको डिफरेंट बीच में पता पड़ जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन है, कोई तथ्य कब साबित कहा जाता है। आगे चलते हैं। 6 नंबर है, सबूत के भार से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर है, सह अपराधी कौन होता है। एग्जाम में सबूत के भार अब सिर्फ इतना ही लिखा आ जाएगा, इस सह अपराधी ये बस इतना ही लिखा आ जाएगा, कौन होता है नहीं होता है वो अपनी समझ से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिलेख द्वारा विबंधन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रलेख द्वारा विबंधन किसे कहते हैं। वहां पर आपका एग्जाम में आएगा अभिलेख विबंधन, प्रलेख विबंधन, ठीक है, आप समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, साक्षी कब पक्षद्रोही माना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, लिख लेना। पक्षद्रोही खाली लिखा आएगा आपका, ठीक है। और जो आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर इनकी स्टडी करोगे, वहां से क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो उनका आंसर देख लेना इनका, और पक्षद्रोह क्या होता है वहां पढ़ोगे, सिर्फ यही वर्ड आपको लिखा आएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सह अपराधी की गवाही विश्वसनीय क्यों नहीं होती, ठीक है। आगे है, अनियंत्र अस्थिति मुक्ति से क्या तात्पर्य है। अनियंत्र का मतलब होता है दूसरे स्थान पर पाना या दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे स्थान पर मिलना। तो ये भी हो सकता है अभियुक्त का दूसरे स्थान पर मिलना क्या होता है, किसके द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है,
अभियुक्त का बुरा चरित्र कब और कैसे सुसंगत होता है, ये इसमें ही है इंक्लूड। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिलक्षी एवं लोकलक्षी निर्णय में अंतर बताइए। या सिर्फ आपका वहां पे आ सकता है व्यक्तिलक्षी, सिर्फ इतना लिखाएगा व्यक्तिलक्षी, या ये आ सकता है लोकलक्षी। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पे, आप जाकर देखिएगा। और प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है। सीपीसी और सीआरपीसी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आप वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। और उनकी प्लेलिस्ट अगर आपको ना मिले तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने वीडियो को देखा है उसके लिए धन्यवाद। अगर इन सभी क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए या आपको इन सब की चाहिए, सीपीसी, सीआरपीसी, लैंड लॉ, ड्राफ्टिंग या अन्य किसी एक्ट की, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।